जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज जो है हम आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी अजमेर फर्स्ट ग्रेड है, उसका जो सिलेबस बायोलॉजी विषय है, उस बायो विषय का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि सिलेबस तो हमने डिस्कस कर दिया, पर सिलेबस जो पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जो बायोलॉजी विषय है उसका जो सिलेबस है, उसके अंदर जो पार्ट सेकंड में जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेबस दे रखा है, उसका भी जो पहली यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है उसका पहली लाइन दे जो रखी इस सिलेबस के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, ये डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल देखने वाला है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिलेबस टू सिलेबस। और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, आप चूंकि आपके एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करें उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाला है। जो रिमेनिंग सिलेबस जो है आपका आरपीएससी का, वो उसके बाद में अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। क्योंकि हम बायोलॉजी विषय स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी विषय स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जो बायोलॉजी विषय से संबंधित पूछे जा सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जीवित जीव यानी सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ। देखो बेटा, ये लिविंग और नॉन लिविंग आप जानते हो, लेकिन इस टेबल के अंदर कुछ आपके लेवल की टेबल लेके आया हूँ। भाई आप आपके लेवल में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ही आपको एक बेसिक जानकारी देने के लिए जो चाहिए, वो बेसिक जानकारी के अकॉर्डिंग अपन टेबल लेके आए। जानता हूं मैं कि आपको आती है ये टेबल, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नया सीखने को चाहिए, है ना बेटा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, दे पोसेस लाइफ। जो लिविंग थिंग होती है उसमें जीवन होता है, नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें जीवन नहीं होता। जो लिविंग थिंग होती है उनमें जीवन होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें जीवन नहीं होता। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा जो है, लिविंग थिंग आर कैपेबल टू गिविंग बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। लिविंग थिंग जो है अपने जैसे नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग जो है अपने जैसे नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते। लिविंग थिंग तो अपने जैसे नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग अपने जैसे नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट की बात करें, फॉर सर्वाइवल लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड होता है, वाटर, एयर एंड फूड। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग ऐसी कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आपके दिमाग में मत रखना कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाएंगे, नहीं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिक्स पढ़ेंगे। हमें पता है कि आपने एमएससी किया है, बीएड किया है, मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहे हैं, उसको उसमें ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी हिंदी में किस चीज को क्या कहता है। हिंदी के सारे टर्म्स बोलता जाऊंगा, मैं सारी लाइनें हिंदी में बोलता जाऊंगा। जो पीपीटी बनी हुई है वो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सारा कुछ उसको हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 4 अगर देखना चाहे, नंबर 4, लिविंग थिंग आर सेंसिटिव एंड रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग आर सेंसिटिव एंड रेस्पॉन्सिव टू जो भी स्टिमुलस जो होता है, लिविंग थिंग को जो भी स्टिमुलाई मिलता है उसके प्रति वो सेंसिटिव होता है, सेंस प्रकट करता है। नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसमें किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं होता। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट देखा है, देखो चौथा पॉइंट नंबर लगाते हैं, चलो ये नंबर 4, ये नंबर पांचवा पॉइंट, ये मोस्ट है बेटा, ये मोस्ट पॉइंट है, पांचवा ही मोस्ट है। क्योंकि लिविंग थिंग में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती। लिविंग थिंग में ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 6 पॉइंट पे आ जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, या कहें तो इंटेंसिक आंतरिक वृद्धि, इंटेंसिक ग्रोथ होती है, या आंतरिक वृद्धि होती है, या होमोजीनियस ग्रोथ होती है। क्या होता क्या है कि लिविंग थिंग में संपूर्ण शरीर के अंदर एक समान ग्रोथ, संपूर्ण शरीर में ग्रोथ होती है ना। और नॉन लिविंग थिंग की अगर बात करें, जैसे सूखी हुई लकड़ी के टुकड़े को अगर पानी में डालेंगे तो जो उसका हिस्सा पानी के टच में आ रहा है, जल के वाटर के संपर्क में आ रहा है, वो सबसे पहले जल एब्जॉर्ब करके फूलेगा, फिर अंदर अंदर यानी बाहर से अंदर की ओर ग्रोथ होगी। एक छोटी छोटी बीड्स आती है, आपको पता, सजाने के लिए हम घर में रखते हैं। घर में एक बोतल में पानी कांच की गिलास में डाल देते हैं, छोटी छोटी बीड्स, तो इतनी बड़ी बड़ी बोल बन जाती है। तो वो भी जहाँ बाहर से पहले पानी डाले, पहले बाहर से ग्रोथ होगी, फिर अंदर से, बाहर से अंदर की ओर ग्रोथ होगी। जबकि लिविंग थिंग में अंदर से बाहर की, इंट्रिंसिक आंतरिक और पूरे सभी सेल में लगभग समान रूप से वृद्धि होती है। तो लिविंग थिंग होमोजेनस होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होगी, होगी तो भी, और वो होमोजेनस नहीं होगी। फिर उसके बाद 7 नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखें, 7 नंबर पॉइंट, दे हैव लाइफ स्पैन एंड आर नॉट इमॉर्टल। उसमें जीवन होता है लिविंग थिंग में, अमर नहीं है, अमर नहीं है, मरेंगे। नॉन लिविंग थिंग का क्या है, खराब हो गई, डाल दिया आपने वापस, उसको रिपेयर किया, वापस चलने लग जाएगा। 100 साल पुराना इंजन भी है, वो खराब हो गया, पड़ा है, रेल का इंजन पड़ा है, और आप उसको रिपेयर करके चलाओ, चल जाएगा। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी पूरी कर तो चल जाएगा। वो मरता कहाँ है,
नॉन लिविंग थिंग मरता नहीं है, उसको जो चीज खराब हो गई उसको हटा नहीं लगा दो। जबकि लिविंग थिंग में मर गया तो मान लो उसकी कोई चीज खराब हो गई, एक निश्चित उम्र के बाद वो मरेगा नहीं, उस कुछ भी चीज लगाओ जिंदा नहीं होगा वापस, निश्चित लाइफ टाइम के बाद वो मरेगा, तो इमोर्टल नहीं है ना, नॉट इमोर्टल, अमर नहीं है। ठीक है, और 8 नंबर वाला पॉइंट अगर हम देखें, 8 नंबर पॉइंट, लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी इच्छा से लिविंग थिंग जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। हमारी इच्छा है आज हम दिल्ली में हैं, कल हमें मुंबई जाना है, हमारी इच्छा है तो हम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा, और इच्छा नहीं है तो नहीं जा सकते। लेकिन हमारी कार की इच्छा हो जाए, अगर मेरी कार की इच्छा होती है कि मैं दिल्ली में खड़ी हूँ और मुझे मुंबई जाना, अपना घूम के आना, वो नहीं चलेगी। एआई आ चुका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके बावजूद भी उसे भी हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, हमें कमांड देना पड़ेगा वहां चलना, तब वो जाकर वहां लेके जाएगा हमें, है ना बेटा। तो लिविंग थिंग अपनी खुद की अकॉर्डिंग कहीं भी मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लिविंग थिंग जो होता है, नंबर 9 पॉइंट देखें अगर हम लोग, 9 नंबर पॉइंट, दे रेस्पायर, रेस्पायरेशन करते हैं, दे रेस्पायर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन देयर सेल, रेस्पायर भी करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैस भी करते हैं, O2 CO2 का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, सेलुलर लेवल तक करते हैं। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता। और लास्ट में लिविंग थिंग अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आएगा, ह्यूमन बींग्स आएंगे, हम एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे और इंसेक्ट आएगा। और नॉन लिविंग थिंग के अंदर हमारे पेन है, बिल्डिंग्स हैं, गैजेट्स हैं, जो भी है बाकी सारी चीज नॉन लिविंग थिंग अंदर आती है। तो देखो बेटा ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था अपना बायो का, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर डिफरेंस देखा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देखेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि हमें इस यूनिट के अंदर सेल पढ़नी है। तो सेल से संबंधित इंट्रोडक्शन देखेंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेल से संबंधित इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद सेल कॉल्ड साइटोलॉजी, उसकी डेफिनेशन भी देखने वाला है थोड़े से अलग ढंग से, और सेल की डेफिनेशन भी देखने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी को हम किस रूप में डिफाइन करेंगे, बायोलॉजी इज द स्टडी, बायोलॉजी is defined as the study of living thing, क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और उसके साथ साथ किस किस चीज की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, नंबर 1 तो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, नंबर 2 लिविंग थिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, नंबर 3 उसकी एनाटॉमी कैसी है लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग का स्टडी उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी एनाटॉमी कैसी है। ठीक बेटा, उसके बाद अगर बात करें हम नंबर 4 मॉर्फोलॉजी, नंबर 5 फिजियोलॉजी, नंबर 6 बिहेवियर एंड नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूशन। हम किस किस चीज की स्टडी करेंगे, लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग के हम किस किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। नंबर सबसे पहले की बात करते हैं लिविंग थिंग, फिर उसका ओरिजिन कैसे हुआ, लिविंग थिंग का एनाटॉमी कैसी है, उसका आंतरिक एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य संरचना कैसी है, फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कैसी, शरीर के विभिन्न अंग आपस में कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब धरती के किस कॉर्नर पर जाता है, किस कॉर्नर पर कम है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सिंपल टर्म में कहें, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ साइंस, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ साइंस, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस की स्टडी है बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो सेल की डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके हैं, सेल की डेफिनेशन बहुत बार पढ़ चुके हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो ये बात बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में कहें तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है, शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि हमें तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, अवशब्द वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न सोल्व करने हैं, वहाँ वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ी सा जो हमें पढ़ना है कि भाई सेल क्या है, उसमें सॉल्व करने के लिए सेल क्या है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग मैटर, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट कंपोज ऑल द प्रोसेस, दे इज कंपोज ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एक्सटर्नली सारी प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नली बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन, जिससे चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, इसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, और इट कंटेन, इसके अंदर क्या होगा, साइटोसेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर 1 और मोर न्यूक्लियाई होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर
अदर ऑर्गेनल्स होंगे तो सेल है। सेल में क्या क्या डेफिनेशन रखी है, सेल क्या है पहले तो, सेल के अंदर शरीर से संबंधित सारी प्रक्रिया, शरीर से संबंधित सारी प्रक्रिया किसमें होगी, सेल के अंदर होगी। शरीर से संबंधित सारी प्रक्रिया सेल के अंदर होगी। सेल चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगी। इसके अंदर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और वन या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, केंद्रक हो सकता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग होंगे। ये एक सेल की परिभाषा है। ठीक है, अब बात करें सेल की साइज कैसी होगी, है ना बेटा, शेप कैसा होगा। तो देखो बेटा, सेल जो काम कर रही है और जिस जगह है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या अकॉर्डिंग टू सेल फंक्शन, या सेल का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेल का शेप और सेल की साइज होगी। तो हम इसमें लाइन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, दे आर डिफरेंट साइज एंड शेप। जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगी वैसा सेल का साइज होगा। बात समझ में आई क्या? चूंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर की, ह्यूमन बीइंग के शरीर की स्मॉलेस्ट सेल और सेकंड स्मॉलेस्ट सेल। फिर बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की शरीर की लार्जेस्ट सेल कौन सी है। उसके बाद बात करेंगे सभी जीवों में सबसे छोटी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोगों की बात करें तो हमारे अंदर सबसे छोटी जो सेल होती है स्पर्म होती है। स्पर्म मेल गैमेट्स होता है। क्या होता है बेटा? स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है, शुक्राणु होता है। ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और जो स्पर्म का हेड जो होता है, इसका जो डायमीटर जो होता है ये लगभग 4 माइक्रोमीटर होगा। कितना होगा? इसकी जो लेंथ होगी 4 माइक्रोमीटर लेंथ होगी। किसकी? ठीक है, लेंथ होगी इस शुक्राणु की जो हेड है उसकी लेंथ जो होगी 4 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर शुक्राणु स्पर्म के बाद नंबर 1 तो हम सबसे छोटी सेल ह्यूमन बीइंग की कौन सी है? स्पर्म। और अगर स्पर्म के बाद की बात करें नंबर 2, स्पर्म के बाद कौन सी सेल सबसे छोटी है? तो सेरेबेलम एम में बेटा, ग्रेन्यूल सेल। और ये जो है इसका अगर आप देखो तो लगभग 4.5 माइक्रोमीटर होती है। ये कितनी होती है? 4.5 माइक्रोमीटर, है ना। तो नंबर शरीर की सबसे छोटी सेल से कौन सी है? स्पर्म। और सेकंड सबसे छोटी सेल, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो सेरेबेलम ग्रेन्यूल सेल, है ना, जो कि 4 माइक्रोमीटर टू 4.5 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। बात समझ में आ रही? 4 से 4.5 माइक्रोमीटर, जो कि आरबीसी से थोड़ी सी छोटी होती है। यहाँ आरबीसी का हमने लिख दिया सेल, सेल नहीं कहते इसको, कार्पोसेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्योंकि यंग आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए सेल की जगह कार्पोसेल शब्द यूज करते हैं। अब बात करेंगे लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल बात करते तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी? मेल गैमेट, स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी? मेल गैमेट्स, स्पर्म, ये थी ना बेटा। और जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? लार्जेस्ट सेल होगी फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवम। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लार्जेस्ट सेल ओवम। सबसे छोटी सेल कौन सी है? स्पर्म। शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। नेक्स्ट सेरेबेलम ग्रेन्यूल सेल, ये छोटी। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओवम। कौन सी सेल शरीर की सबसे सेल लार्जेस्ट बड़ी सेल कौन सी है? ओवम है। ठीक है बेटा, ओवम शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल यानी मेल गैमेट्स। आपको सिंपल सी बात है, मेल गैमेट सबसे छोटा और फीमेल गैमेट सबसे बड़ा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो सुनो, अदर देन ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी के अलावा बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी जो सेल होती है वो पीपीएलओ। कौन सी होती है बेटा? पीपीएलओ होती है सबसे छोटी सेल, पीपीएलओ। पीपीएलओ फुल फॉर्म क्या होती? प्लूरो। देखो, पहला पी का मतलब होता है प्लूरो और दूसरा पी का मतलब ये होता है न्यूमोनिया। ठीक है, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये शरीर क्या क्या है? ये सबसे छोटी सेल है, ये सबसे छोटी सेल है। डायमीटर देख लो, दे रखा है इसका डायमीटर लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इसको 0.1 से टू
0.3 के बीच में ये वैल्यू दी हुई होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके बीच की जो भी वैल्यू हो वो आपको टिक करनी है, ये रेंज हो तो ये भी टिक करनी है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट अगर हम बात करें सेल कौन सी है, तो वो ऑस्ट्रिच एग है। जो लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट सेल की बात करें, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग ये लार्जेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट। कैसे? स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लार्जेस्ट ओवम। नॉर्मली अगर ओवरऑल बात करें संपूर्ण लिविंग थिंग की अगर बात करें, तो उसमें अंदर सबसे छोटी सेल पीपीएलओ और सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग। बात समझ में आ रही है? अब जो है ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन तो देख लिया। अब जो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन सी थी सेल की डिस्कवरी के अंदर। तो देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो बायोलॉजिकल साइंस की चलो हम यही देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, क्या क्या स्टडी करता है, नॉर्मल वे में कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद सेल, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद सेल कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाती है। ये तो है एक नॉर्मल डेफिनेशन, बात समझ आ रही है? ये तो एक नॉर्मल परिभाषा है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि कोशिका विज्ञान की थोड़ी सी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन को देख के बात करें, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, उनको देखकर अगर हम लोग बात करें कि उसमें क्या डेफिनेशन से आप याद करें तो वहां आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो थोड़ी सी डिटेल में घुसना पड़ेगा। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी करते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स। किसकी? ऑफ सेल। क्या क्या अध्ययन करेंगे हम? सबसे पहले जो है बात करेंगे स्ट्रक्चर की। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, आणविक संगठन, नंबर 3 हो गया आणविक संगठन। देखो स्ट्रक्चर संरचना, फंक्शन कार्य, आणविक संगठन, नंबर 4 वर्दी, नंबर 5 रिप्रोडक्शन या जनन, और नंबर 6 जेनेटिक्स या आनुवंशिकी ऑफ द सेल। ठीक है, इन सबको जेनेटिक ऑफ द सेल, कोशिका की आनुवंशिकी, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। देखो साइटो एक ग्रीक शब्द से बना हुआ शब्द है। साइटोज का मतलब होता है होलो वेसल, खोखली, और लोगस का मतलब होता है टू डिस्कस या टू स्टडी। इसका टू स्टडी भी आपको देखने के लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, STUDY, स्टडी, टू स्टडी भी देखने को मिलेगा। जो साइटोलॉजी है इसके फादर कौन है? जॉर्ज एमिल पैलेडे। इसके इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसलिए ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था पैलेडे साहब को। ठीक बेटा, जो साइटोलॉजी है या जो कोशिका विज्ञान है या जो जीव विज्ञान है, इसको पढ़ने से हमें कौन कौन से क्वेश्चन के जवाब मिल जाता है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, यह हमें कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब दे देती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही देखो आप कि जो वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हम कहां से आए, सेल बायोलॉजी जवाब देंगी। हाउ डू वी डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज सेल, हम एक सिंगल फर्टिलाइज सेल से ही कैसे इतने बड़े शरीर के रूप में विकसित हो गए, इसका जवाब ये देगी। हम समान है और असम कुछ इसमें में भिन्नता भी है, इसका जवाब भी ये देगी। हम क्यों बीमार पड़ते हैं, क्यों बुढ़े होते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ क्यों होती है, हम मरते क्यों हैं, इन सब का जवाब भी हमें सेल बायोलॉजी देगी। इन सब क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम सेल बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो देखो साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी की बात करें तो पहले जो है इनको 3 अलग अलग ब्रांचेज में बांट रखा था। ठीक है ना, तो उसमें जो 3 ब्रांचेज के अंदर बांट रखा था, नंबर 1, 2 और 3। अब जो है ऐसा नहीं, अभी 3 ब्रांचों को मिलाकर हमने तीनों को मिला दिया और साइटोलॉजी कह दिया अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पहले 3 भागों में बांट रखा था। क्लासिकल साइटोलॉजी का मतलब जो माइक्रोस्कोप से दिखने वाली चीजें, वो जो भी स्ट्रक्चर दिखते हैं वो सब क्लासिकल बायोलॉजी के अंदर आते थे। सेल फिजियोलॉजी का मतलब बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स से रिलेटेड जो भी
फंक्शन का जो स्टडी हम सेल फिजियोलॉजी के अंदर करते थे, और सेल बायोलॉजी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, उसका अध्ययन जो है सेल बायोलॉजी के अंदर करते थे। अब तो है इन सबको मिला के एक ही ब्रांच बना दी जिसको साइटोलॉजी कहते हैं। इन सबका अध्ययन साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं, ये अलग अलग अब नहीं है। बात समझ में आ रही ना। अब हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी की बात करें तो अगर अरस्तु से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, अरिस्टोटल से, अरिस्टोटल या हिंदी में कहो तो अरस्तु से इसकी स्टार्ट हो जाती है। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, ये है कि जो डाविंसी था, डाविंसी ने सबसे पहले जो है लेंस का यूज करने को रिकमेंडेड किया था। इन्होंने कहा था कि आपको छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए लेंस का यूज करना चाहिए, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रोस्कोप का एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप्स की अगर शब्द की बात करें तो जो ग्रीक शब्द है एक माइक्रो, इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्पोकियन, मतलब टू सी, स्मॉल चीजों को देखना, स्मॉल चीजों को देखना, स्मॉल चीजों को देखना, इसका मतलब था माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये है जो है इसे, हाँ, यहाँ आकर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि 1590 की बात करें हम लोग, 1590 की, इसके अंदर जो है एक जो थे फ्रांसिस जैनसन और जैकरिस जैनसन, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस जैनसन और जैकरिस जैनसन। इन्होंने क्या किया 1590s के अंदर, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो जो है इन्वेंटेड किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंटेड किया था। हालांकि इसका नाम जो है प्लिया क्लासेस वगैरह इस टाइप का नाम दिया था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंटेड इन्होंने किया था। तो जो फ्रांसिस जैनसन है और जो जैकरिस जैनसन है 1590 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर ये मार्सेलो मेलपिगी, जो मार्सेलो मेलपिगी है, इन्होंने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू, इन्होंने प्लांट टिश्यू की स्टडी की थी एंड सजेस्ट दैट दे वर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, दे वर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल, जो प्लांट टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए इन्होंने एक शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था बेटा? यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स। तो सेल शब्द नहीं देके इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? यूट्रिकल्स दिया था शब्द। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था बेटा? ये मार्सेलो मेलपिगी ने दिया था। किसने दिया था? मार्सेलो मेलपिगी ने। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इन्होंने जो प्लांट टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या किया था इसने? जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यूज की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूनिट से, उस स्ट्रक्चरल यूनिट्स के लिए क्या शब्द दिया था इन्होंने? इसके लिए इन्होंने शब्द दिया था यूट्रिकल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रख लेना, तो कुछ है नहीं यहाँ देखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल की डिस्कवरी की बात करें। सेल की डिस्कवरी की बात, तो सेल की डिस्कवरी जो है किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने जो है अपनी बुक जो थी माइक्रोग्राफिया, कौन सी बुक थी? माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर अपना जो भी इन्होंने देखा था वो सब इन्होंने लिखा। इन्होंने जो सबसे पहले सेल को जो देखा था, वो हनी बी कॉम, जैसे ये देखो एक और इस टाइप से उन्होंने की सेल इनको दिखाई दी थी। और जो ये टर्म है सेल्स, नॉट सेल नहीं, सेल्स, रॉबर्ट हुक ने एक शब्द यूज किया था सेल्स, सेल यूज नहीं किया था, ध्यान रखना, खाली सेल यूज नहीं किया था, सेल्स यूज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है। ये इनका माइक्रोस्कोप है, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें, एक मिनट, पीपीटी के टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होगा। हाँ, सुनिए सुनिए, हाँ थोड़ा सी, चलो कोई बात नहीं। सेल जो है, हाँ, चलो आवाज आ रही है, सुनो। सेल की बात करें तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था? 1665, ठीक है, 1665 में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखा रहा हूँ आपको, आप साथ साथ में लिख लेना।
इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा था? एक्चुअली क्या था, वो समय का राजा जो था उनको छोटी-छोटी चीज़ें देखनी थी, तो इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो रॉबर्ट हुक ने भी इस दौरान अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा, इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप कैसा था? ये इसका उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है, रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाया था। और इस माइक्रोस्कोप से जो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को सबसे पहले देखा था। लेकिन जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था ना, वो सेल कैसी थी बेटा? वो डेड सेल थी। मरी हुई कोशिका थी, डेड सेल थी, मर्त सेल थी। डेड सेल को देखा था। किसने देखा था? कैसी सेल देखा था? डेड सेल को देखा था। जब सेल डेड हो गई तो पीछे क्या बची? सेल वॉल बची थी पीछे ओनली। तो पीछे बचा था सेल वॉल। तो सेल वॉल को किसने देखा था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। या सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, ये ध्यान रखना। सेल वॉल ही देखा था क्योंकि सेल तो थी नहीं, सेल खत्म हो गई। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल को ही देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो लेकिन अगर सेल की बात करें, सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। जब तक लिविंग सेल या नॉन लिविंग सेल या जीवित कोशिका मृत कोशिका सब नहीं आ जाए, तब तक रॉबर्ट हुक को ही आप सही मानोगे सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा था? तो कॉर्क की सेल थी। बोतल के ऊपर जो ढक लगे हुए आते हैं ना, उससे बोलते हैं कॉर्क। उसकी पतली सी स्लाइड काट के उसके अंदर कॉर्क सेल के अंदर देखी थी। ये जो कॉर्क जो होता है ना, एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है जिसे बोलते हैं ओक। कौन सा प्लांट है? ओक प्लांट। इस एंजियोस्पर्म या ओक प्लांट से जो है ये कॉर्क सेल बनती हैं। इस ओक प्लांट का अगर अपन साइंटिफिक नाम देखें तो उसको क्योरकस सुबर, क्योरकस सुबर इसका साइंटिफिक नाम है। और इस प्लांट के अंदर ये सुबेरिन रिच प्लांट होता है। कैसा होता है बेटा? सुबेरिन रिच प्लांट होता है, इसलिए इसको कॉर्क के रूप में यूज करते हैं। सुबेरिन रिच प्लांट होता है। सुबेरिन रिच प्लांट होता है। सुबेरिन रिच प्लांट होता है, इसलिए इसको कॉर्क के रूप में उपयोग करते हैं। तो सेल वॉल की डिस्कवरी की बात अगर करें तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डिस्कवरी की बात करें तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। 1665 के अंदर की थी सेल की डिस्कवरी। सबसे पहले सेल को देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने देखा था। और इसको सेल दिखी कैसी? रॉबर्ट हुक को सेल कैसी दिखी? अगर आप बात करें तो माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में हनी बी कॉम जैसी, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा? हनीबी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था इसने। कैसा देखा था? हनीबी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और इस सबका वर्णन इसने कहाँ किया था? अपनी जो बुक थी, इसकी एक बुक थी, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी। तो उस बुक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर इसका सबका वर्णन किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने लिखाई है आपको, सेल को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कैसी सेल थी? डेड सेल थी, यानी कि उसने देखा जो क्या थी? सेल वॉल थी। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सेल को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। किसमें देखा? कॉर्क सेल। कॉर्क थी, उसी स्लाइड करके देखा। कैसा दिखा? हनीबी कॉम्ब लाइक दिखा। और जो कॉर्क था, कॉर्क कौन सा प्लांट का बना हुआ था? एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता, ओक प्लांट, उसका उससे कॉर्क बनती है। ओक प्लांट का अगर साइंटिफिक नाम देखें, क्योंकि कॉर्क सुबर जो नाम है, इसके अंदर सुबेरिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे कॉर्क के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है। और अगर माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क सेल को जब देखा तो उसको कैसा देखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनी बी कॉम जैसा जो है उसको दिखा। तो चूंकि हनी बी कॉम छत्ते की तरह छोटे छोटे उसमें चैम्बर दिखाई दिए, तो जो सेल होते हैं, सेल उसके, इसलिए उन्होंने जो छोटे छोटे रूम के लिए शब्द होता था ग्रीक शब्द में सेला, उस सेला से उन्होंने सेल शब्द दिया। इन्होंने शब्द कौन सा दिया था ये भी ध्यान रखना। जो रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक ने सब एक टर्म दिया था, सेल्स। सेल नहीं, सेल्स टर्म दिया था, ध्यान रखना, सेल्स टर्म दिया था। याद देख लो। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल्स टर्म दिया था। कैसा दिखा? हनीबी का जो छत्ता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, हनीबी का छत्ता ना बेटा। अगर आप माइक्रोस्कोप देखो तो ये ऐसा छोटा सा इसका गोल पोर्शन अगर काट के देखो तो कुछ इस टाइप का दिखाई दिया था। जो रॉबर्ट हुक भाई साहब हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये भाई साहब रॉबर्ट हुक भाई साहब है, इन्होंने देखा, उनको कुछ इस टाइप का दिखाई दिया। और फिर इन्होंने जो है उस समय एक बुक लिख दी थी 1600
1965 में देखने के बाद उस समय बुक लिखी थी और उसका नाम रखा था माइक्रो मतलब छोटे ग्राफिया, माइक्रोग्राफिया ये इन्होंने बुक का नाम रखा। ठीक है बेटा, चलो अब ये इनका माइक्रोस्कोप हो गया, किताब का नाम हो गया, रॉबर्ट हुक का फोटो हो गया। अब बात कर ये हमने देख लिया, हमने जो देखा, आप चाहो तो जो हमने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब देखो सुनना, ये है ल्यूवेनहॉक की बात करें, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। जो ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक की बात करें 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, और जो 1670 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, लिविंग सेल को देखा था। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को देखा था। एक्चुअली क्या था, समझना आप, इन्होंने क्या किया था, जो बरसात का तो पानी इकट्ठा हुआ था या तालाब का पानी, बात को या बरसात का पानी है ना, रेन वाटर का दो या पॉन्ड वाटर का दो, वो लिया था और उसको अंदर जो है उन्होंने लिविंग सेल को देखा था और वह नाम भी दिया था एनिमल क्यूल, है ना बेटा। तो पॉन्ड्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह इन्होंने देखे थे, एनिमल क्यूल नाम दिया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था या लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, अगर आपको बात करें लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो किसका, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ल्यूवेनहॉक, एक्चुअली ये ल्यूवेनहॉक जो था ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ये कपड़े का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी था। ठीक है, कपड़े का व्यापारी था, कपड़ों के रेशे देखने के लिए इसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी, तो इसने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ही जो है इन्होंने देखा था, जो ये सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, इनको इन्होंने देखा था। और इन्होंने मुख्य रूप से 4, नंबर 1 देखो, नंबर 1 तो इन्होंने बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया इन्होंने देखा था। नंबर 2 आरबीसी देखी थी। नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या कहें तो स्पर्म, स्पर्म देखा था इसने। और नंबर 4 की बात करें मुख्य रूप से प्रोटोजोआ भी है। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा था। देखो बैक्टीरिया को देखा सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने इसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया, ल्यूवेनहॉक ने इसके लिए एक शब्द यूज किया था डायरकन्स, DIER सही नहीं है, लिख वापस लिख देता हूँ, DIERKENS डायरकन्स। ठीक है, बैक्टीरिया नाम नहीं, इसके लिए शब्द यूज किया था डायरकन्स। वो तो बाद में एहरेनबर्ग ने, कौन था बाद में, कौन आया था 1838 में, 1838 में एहरेनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया था, ये ध्यान रखना। बाद में नाम दिया था, कब दिया था, बाद में नाम दिया था एहरेनबर्ग ने इसको 1838 के अंदर। देखा बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने था, ल्यूवेनहॉक ने, इसलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं ल्यूवेनहॉक को, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि इसने सबसे पहले बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को देखा था। और बैक्टीरिया को भी इसने देखा था, लेकिन बैक्टीरिया के डायरकेन्स शब्द यूज किया था, एमसीक्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो एहरेनबर्ग ने दिया था 1838 में, 1670 में देख लिया था, नाम 1838 में मिला था। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ये इसका खुद का बनाया हुआ एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप है, ये लगभग 270 गुना बड़ा करके देखा जा सकता था इस माइक्रोस्कोप से। आप खुद सोचो उस समय, आज भी लगभग हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं 10 फिर 10 20 10 30 लगभग 300 गुना बड़ा करके ही तो देखते हैं लेंस हम, है ना। और उस समय इन्होंने 270 गुना बड़ा करके देख लिया था वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एक्चुअली उनको तो रेसे देखने थे अपने, और उसने रेसो सूक्ष्म जीव को देखा, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था पॉन्ड्स में या पॉन्ड वाटर को देखा, उसमें देख लिया इन्होंने। तो उन्होंने उससे रेसो की जगह उसको देखा उन्होंने। तो उस समय इनका तो ये माइक्रोस्कोप था, बड़ा गजब का माइक्रोस्कोप था। और इन्होंने जो है जो सारे जो अपने रिसर्च वगैरह थी, जो बाद में इस जो आपके एरकेना नेचर डिटेक्टर जो इसके अंदर, वो सारे इसके पेपर जो छापे गए थे या पब्लिश किए गए थे। ठीक है ना बेटा। तो जो डच माइक्रोस्कोपिस्ट जो था
बायोलॉजिस्ट नहीं था, कपड़ों का व्यापारी था, है ना। तो माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिससे कि इजीली देखा जा सकता था। और इनका जो माइक्रोस्कोप था, देखो मैंने यहाँ भी लिखा है आपके लिए 270 गुना, क्योंकि आपकी बुक में 300x लिखा हुआ मिलेगा कहीं, या कहीं पे 250x लिखा हुआ मिलेगा। आपको 270 याद रखना है, ठीक है। 270 तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ 250 से 300 के बीच की भी लाइन याद रखनी है। अगर आपको 270 नहीं दिखता है एमसीक्यू में, और 250 से 330 के बाद, सॉरी 250 से 300 के बीच की कोई रेंज दिखती है तो उस पर भी आप टिक लगा देना, क्योंकि कुछ बुक 250 लिखती है, कुछ 300 लिखती है, और कुछ बुक जो है जो ज्यादा ऑथेंटिक है वो 270 गुना लिखती हैं। अच्छा, इनका जो माइक्रोसॉफ्ट जो था, इनका रिजोल्यूशन की बात करें तो 1.35 माइक्रोमीटर, कितना था? 1.35 माइक्रोमीटर, इतना इसका रिजोल्यूशन था, माइक्रोस्कोप था का, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, free living cell is described in 1675 microscopic organism in rainwater collected from tube instead into the soil during rainfall। रेनफॉल के दौरान जो वाटर कलेक्ट हुआ उसके अंदर इन्होंने देखा, उसके बाद इन्होंने इसका स्केच बनाया, है ना। तो इन्होंने बैक्टीरिया देखा, इसने प्रोटोजोआ देखा, इसने रोटिफर्स देखे, हाइड्रा वगैरह इन्होंने देखा था। बात सुनना है ल्यूवेनहॉक की, ठीक है। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो भी थी, इन्होंने अपनी सारी जो जो इन्होंने देखा वो सारी रिपोर्ट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजते रहे। शुरुआत में तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जब ज्यादा बार बार लेटर आ रहे थे तो फिर रॉबर्ट हुक को बुलाया। रॉबर्ट हुक ने जब इसकी डिस्कवरी देखी, देख के जब रॉबर्ट हुक ने कहा अरे ये तो बिल्कुल तो इसको सही बताया इसको, उसके बाद तो फिर ल्यूवेनहॉक की वैल्यू, रॉबर्ट हुक तो जैसे गायब से हो गए और ल्यूवेनहॉक की वैल्यू बहुत बढ़ गई कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ने ही ल्यूवेनहॉक के काम को मान्यता दिलाई थी, जो कि ल्यूवेनहॉक ने इतना अच्छा काम किया, बैक्टीरिया वगैरह को देखा, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद और जो डिस्कवरी की बात करें तो फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बेटा। ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, आप चाहो, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अच्छा, एक ब्राउनियन गतिया, ब्राउनियन मूवमेंट भी आता है, वहां भी रॉबर्ट ब्राउन का नाम आएगा, ब्राउनियन गतिया है ना, गतिया है ना, मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, वहां भी रॉबर्ट, यही रॉबर्ट ब्राउन है जिनका नाम आता है, क्योंकि इन्होंने पोलन ग्रैंड के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट भी देखा था। इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि सबसे पहले जो ट्रेडेस्केंसिया जो है, ट्रेडेस्केंसिया जो है, ट्रेडेस्केंसिया के ट्रेडेस्केंसिया में क्या, किस चीज की खोज की थी इन्होंने? न्यूक्लियस की खोज की थी। तो और उसको नाम भी दिया था, कहाँ दिया था? ट्रेडेस्केंसिया के प्लांट में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और नाम भी न्यूक्लियस दिया था। बात समझ में आ रही? और उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के लिए कहा था, न्यूक्लियस वाज द फंडामेंटल एंड कांस्टेंट कंपाउंड ऑफ द सेल। इन 1831 an English botanist Robert Brown discovered and named the nucleus in the cell of the plant Tradescantia। Tradescantia की कोशिका के अंदर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की और उसका नाम दिया केंद्रक, है ना। और क्या कहा था, जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो एक फंडामेंटल एंड कांस्टेंट कंपाउंड है, सॉरी कांस्टेंट कंपोनेंट है सेल का, ठीक है। उसके बाद आती है सेल थ्योरी की बात, उसके बाद आती है सेल थ्योरी की बात। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी के अंदर आपको दो साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा स्लीडन और दूसरे मिलेगा स्वान। एक तो ये साइंटिस्ट है स्लीडन में, स्लीडन, और दूसरे स्वान। ये जो हैं ये बॉटनिस्ट थे और स्वान थे जो जूलॉजिस्ट थे, स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जबकि ये बॉटनी से थे। ये कौन से सब्जेक्ट से? तो बॉटनी से थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी दी। सबसे पहले 1838 में मैथ्यू स्लीडन ने एक आइडिया रखा था। क्या आइडिया रखा था? पुट फॉर द आइडिया दैट सेल वर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, सेल वर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द प्लांट। सेल जो है प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर की यूनिट है वो सेल है। फिर ये कि ये आइडिया जो है थियोडर स्वान ने ले लिया एनिमल के अंदर, और उन्होंने कह दिया द सिंपल बेसिक एंड फॉर्मल बायोलॉजी, सॉरी, दोनों ने मिला के जो उन्होंने कहा था दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट
of structure and function in all life. Cell is the basic unit of structure and function in all life. ठीक है, और इन्होंने ये जो लाइन जो थी सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन के नाम से इन्होंने पब्लिश कर दी। सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन के नाम से इन्होंने पब्लिश कर दी। ठीक है बेटा, पब्लिश कर दी। ठीक है, अब बात करें, अगर सेल थ्योरी की बात करें, हम इसको लिखना चाहें तो आप चाहो तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को दो भागों में बांटेंगे, एक होगी क्लासिकल सेल थ्योरी, दूसरी होगी मॉडर्न सेल थ्योरी। तो पहली बात करें क्लासिकल सेल थ्योरी, समझना इसको। क्लासिकल सेल थ्योरी, क्लासिकल सेल थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर जो दो साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, अभी जस्ट हमने बात की थी, नंबर एक स्लीडन, स्वीडन, ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और वो भी कहाँ के थे, जर्मन। देखो ये कहाँ के थे, ये भी आपको याद रखना है, जर्मन, और ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1838 1838 के अंदर प्लांट सेल थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, प्लांट सेल थ्योरी थी। प्लांट सेल थ्योरी थी, किसने दी थी, स्वीडन ने। फिर नंबर दूसरे साइंटिस्ट कौन आया था, स्वान। स्वान ये ब्रिटिश थे, कौन से कहाँ के थे, ब्रिटिश, और ये जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक बेटा, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था 1839 के अंदर, एक साल बाद इनके, कौन सी, चूंकि जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी। तो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ है, कहां से निकलता है वो ध्यान रखना। स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, इसमें एक लाइन और लिखता है, इन्होंने एनिमल प्लस प्लांट सेल, एनिमल प्लस प्लस प्लांट सेल, सॉरी, एनिमल प्लस प्लांट सेल का कंपैरेटिवली स्टडी की थी, तुलनात्मक अध्ययन किया था, दोनों का कंपैरिजन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो स्वान जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने एनिमल सेल का भी अध्ययन किया था, प्लांट सेल का भी अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या कहा, सुनना, इनका स्टेटमेंट एक और था, सेल वॉल इज यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स, लिखो यहाँ पे, ये स्वान ने कहा था, सेल वॉल इज यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल के बारे में, प्लांट सेल में, सेल थ्योरी के अंदर सेल वॉल के बारे में किसने बताया था, स्वान ने, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने प्लांट सेल का भी अध्ययन किया था स्वान ने, और प्लांट सेल का भी अध्ययन किया था, एनिमल सेल का भी अध्ययन किया था स्वान। स्वान भाई साहब ने प्लांट सेल का भी अध्ययन किया था, एनिमल सेल का भी अध्ययन किया था, जबकि स्वीडन जो थे उन्होंने, सॉरी स्वीडन के, स्लीडन जो थे, स्लाइडन ने केवल, स्लाइडन जो थे उन्होंने जो है केवल और केवल प्लांट सेल का ही अध्ययन किया था। ठीक है बेटा, अब जो बात करें, अगर इनकी कमी की बात करें तो इनकी कमी यही थी कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ सेल कैसे होता है ये नहीं बताया था। तो अगर इनकी थ्योरी को अगर समराइज करें हम, सुनो, अगर इनकी सेल थ्योरी को यहाँ लिखना चाहे, हम थ्योरी को लिखना चाहे तो पहला क्या, देखो इन क्लासिकल सेल थ्योरी के अंदर अंतर्गत अगर देखें तो सेल, सेल के बारे में बात करें, सेल क्या है इनके अकॉर्डिंग, देखो हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने ना, मास ऑफ साइटोप्लाज्म, आप चाहे तो साथ साथ लिखते रहे कॉपी पेन लेके, विथ वन वेल डिफाइंड
डिफाइंड न्यूक्लियस, 1 देखो 1 लिखा हुआ ना, न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस माइनस, प्लस यानी हो सकती है इसके साथ, माइनस यानी नहीं भी हो सकती है, सेल वॉल। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, प्लांट सेल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है, पहली लाइन। ये सेल के बारे में बताया था। नंबर 2 ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स से बने, सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में बात करें नंबर 3, ऑल सेल, ऑल सेल सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, ऑल सेल सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नंबर 4 की बात करें, फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स is due to interaction between cells। जो भी फंक्शन होता है वो सेल के बीच में इंटरेक्शन के कारण होता है। अब जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कमी की बात करें, इसकी ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है या इसकी कमी क्या है, उसकी अगर बात करें हम, तो ये जो है ओरिजिन ऑफ सेल कैसे हुई थी ये नहीं बताता। क्या नहीं बताता? ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं बताता। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? जो क्लासिकल सेल थ्योरी है, क्लासिकल सेल थ्योरी है, वो ओरिजिन ऑफ सेल कैसे हुई थी ये नहीं बताती। कौन सी सेल थ्योरी है? क्लासिकल सेल थ्योरी। क्लासिकल जो सेल थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ सेल नहीं बताती। बाद में एक साइंटिस्ट आएंगे, रुडोल्फ विर्चो, है ना, वो एक स्टेटमेंट देंगे, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, सारे के सारे सेल पहले पूर्व स्थित सेल से ही बनती है। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट उसमें मिल जाएगा तो फिर वो इसी स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर भी हम बात करेंगे। इसी स्टेटमेंट को इसी साथ मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज और, स्वान, स्वान की ओर अगर बात करें हम, स्वान जो है, स्वान का आपने नर्वस सिस्टम जो पढ़ते हैं वह नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल में स्वान सेल देखी होगी, वो स्वान के सम्मान में उन्होंने देखा था, तो उनके सम्मान में उसको स्वान सेल नाम दिया गया है। इसके अलावा स्वान जो थे, स्वान का और भी अगर हम काम देखें तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म शब्द है, उसको भी उस टर्म को दिया था स्वान ने। इसके अलावा स्वान का और भी काम जो थोड़ा सा, चूंकि ये एक जूलॉजिस्ट थे, डॉक्टर भी थे, तो इन्होंने क्या किया था, डाइजेशन पे भी काम किया था। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, डाइजेशन में जो काम आता है ना, पेप्सिन एंजाइम, इसके ऊपर इनका बहुत अच्छा काम था। और इन्होंने सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम को इन्होंने ही देखा और इन्होंने इसको आइसोलेट किया। इनका नाम भी जो है एक ग्रीक शब्द पेप्सिस, नाम भी स्वान ही दिया, एक ग्रीक शब्द था पेप्सिस, जिसका मतलब था डाइजेशन, डाइजेशन। इस पेप्सिस शब्द से जो है पेप्सिन शब्द इन्होंने बना के इन्होंने पेप्सिन नाम दिया था। ठीक है ना, पेप्सिन नाम दिया था, जिसका मतलब भी अगर देखें पेप्सिन टू डाइजेस्ट। देखो, स्वान coined its name from the Greek word pepsis meaning digestion। डाइजेशन नाम से या टू डाइजेस्ट, डाइजेशन नाम से इसका नाम पड़ा पेप्सिन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, पेप्सिन वाज द फर्स्ट एंजाइम टू बी ऐसे
पेप्सिन जो पहला ऐसा एंजाइम था जिसको एनिमल टिश्यू से आइसोलेट किया गया। पेप्सिन वाज द फर्स्ट एंजाइम, पेप्सिन फर्स्ट एंजाइम था जिसको आइसोलेटेड किया गया। एंजाइम था जो उसको क्या किया गया, आइसोलेट। फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड जिनको किया था, फर्स्ट एंजाइम है जिसको सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रॉम एनिमल टिश्यू। आइसोलेट किया था कहां से किया था, फ्रॉम एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से सबसे पहले कौन से एंजाइम को आइसोलेट किया था, तो वो था पेप्सिन। ठीक है, और इन्होंने डेमोस्ट्रेशन भी दिया था, ही डेमोस्ट्रेट दैट इट कुड ब्रेक डाउन द एल्बुमिन फ्रॉम एग वाइट इनटू पेप्टॉन्स। एल्बुमिन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता पेप्सिन। तो पेप्सिन को सबसे पहले आइसोलेटेड किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। इसको नाम किसने दिया था, स्वान ने दिया था। किसने इसके ऊपर काम किया था, स्वान ने काम किया था। ठीक है, किस शब्द से पेप्सिन शब्द का नाम दिया गया, पेप्सिस। पेप्सिस का मतलब क्या, डाइजेशन या टू डाइजेस्ट, ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो स्वान का नाम हम सेल थ्योरी में, क्लासिकल सेल थ्योरी में देखेंगे, सेल थ्योरी के अंदर देखेंगे स्वान का नाम, और सेल थ्योरी के अलावा नर्व सेल के अंदर स्वान का नाम देखा जाएगा, और पेप्सिन एंजाइम डाइजेशन में भी पेप्सिन एंजाइम के रूप में भी स्वान का नाम देखा जाएगा। बात समझ में आ रही, वहां भी स्वान का नाम देखा जाएगा। अब बात करें अगर हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें, तो वहां जो है रुडोल्फ विर्चो, जो ये भाई साहब देख रहे हो आप, ये रुडोल्फ विर्चो हैं। इन्होंने एक शब्द दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब एवरी सेल फ्रॉम ए सेल, एवरी सेल फ्रॉम ए सेल। देखो ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है एवरी सेल फ्रॉम ए सेल, एवरी सेल फ्रॉम अ सेल। ये बहुत फेमस वो है, इन्होंने ये चीज ऐड कर दी, रुडोल्फ विर्चो ने जो है ये चीज ऐड की और अपने क्लासिकल सेल थ्योरी में, और उसके साथ मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या आने वाला है, जो देखना, मॉडर्न सेल जो थ्योरी है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट है, वो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म like animal, plants, microbes are made up of one or more cells and cell product। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होंगे या इसके प्रोडक्ट से बने हुए होंगे। ठीक है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन सेल। जो भी, देखो पहला पॉइंट का मतलब तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई सेल। दूसरा पॉइंट क्या, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन सेल। सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होगी वो सेल के अंदर होगी, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो किसके अंदर होगी, सेल के अंदर होगी। तो ये फंक्शनल यूनिट भी हो गई। सेल ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम अदर सेल, सेल ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम अदर सेल, दैट इज नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। अपना आप कोई भी सेल उत्पन्न नहीं हो सकती, और डी नो, अपना आप कोई भी सेल नहीं बन सकती, बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन। किससे बनेगी नहीं सेल, या तो डिवीजन से या डुप्लीकेशन से, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है उसके, या तो ऑलरेडी जो सेल है उसके डिलीशन से, सॉरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल जो है उसके उसमें डिवीजन से बनेगी या उसके डुप्लीकेशन से सेल बनेगी, अपने आप कोई सेल नहीं बनेगी। ऑन द स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। ये आपका मॉडर्न वर्जन या मॉडर्न सेल थ्योरी है, ये आपकी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी है। बात समझ में आ रही है। अब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कुछ ऐसे जीव हैं जो सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करते हैं, लाइक वायरस हैं या ऐसे, जिसमें हमने क्या बात की, जिसमें एक न्यूक्लियस होना चाहिए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, वो भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, वो भी सेल थ्योरी का अपवाद है। ऐसे जीव जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है या वायरस है, कुछ ऐसे जीव है जो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, अपवाद है। अच्छा हाँ भाई देखो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो अच्छा लगा, जो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दीजिए, और सब समझ में आ गया तो लिख दो सर बहुत अच्छा पढ़ा है, सब समझ में आ गया। और अगर अब आपने अपने दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, हम ग्रुप बन के पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को और लाइव क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब जो एक्सेप्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सेल थ्योरी फॉलो करने के लिए कौन कौन से जो नियम है या कौन कौन से क्राइटेरिया है, आप देखना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये क्राइटेरिया है, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस इसके अंदर फिट नहीं होगा। क्यों नहीं फिट होगा, क्योंकि वायरस ऐसा जो कहते हैं ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, बीच का लिंक है वायरस।
क्यों? क्योंकि जब वो लिविंग सेल के ऊपर लिविंग सेल के अंदर एंट्री करता है तो लिविंग सेल की तरह बिहेवियर करेगा वायरस, और नहीं तो नॉन लिविंग की तरह बिहेवियर करेगा। उसको क्रिस्टलीफाइड रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं अपन वायरस को, और जब वो सेल के अंदर एंट्री करेगा तो वहाँ सेल की तरह लिविंग थिंग की तरह वो अपना कार्य करेगा। एक्चुअली वायरस में होता क्या, बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है और चारों ओर सिंपल सी मेम्ब्रेन होती है, ये होता है। तो वायरस इसका अपवाद है। वायरस क्या है? इसका अपवाद है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो वायरस के अलावा अगर बात करें तो कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोटोजोआ हैं, पैरामीशियम है, एंड फंगस राइजोपस है, एंड एल्गी भी है, वाउसीरिया। ये सारे इस पे फिट नहीं बैठते क्योंकि इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है ना बेटा। इसमें न्यूक्लियस ज्यादा होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस ज्यादा तेजी से डिवाइड होते हैं और उसके बीच में सेल सेप्टा नहीं बन पाता, तो एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो वो भी सेल थ्योरी के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, वो भी सेल थ्योरी के अंदर फिट नहीं बैठते। अब जो है फिर आगे, अगर इसके बाद आगे की बात करें, अब हम कुछ ऐसे, देखो हमारे चूंकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो है किस किस चीज की डिस्कवरी किसने कब की, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। चूंकि हम तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, तो मैंने जो है आपकी एक एस्टन पब्लिकेशन की बुक थी वर्मा एंड अग्रवाल की, है ना, इंटरनेट पे फ्री भी अवेलेबल है ये, तो वर्मा एंड अग्रवाल की, उसमें से जो है ये कुछ टेबल जो मुझे अच्छी लगी वो ली हैं, और आपको इस टेबल में से चूंकि तो रटनी पड़ेगी, ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। उस बुक से ही ली है मैंने ये टेबल, और एज इट इज आपके लिए लेके आया हूँ। देखो नगेली एंड क्रेमर जो था, इन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था, इसके बारे में बताया था। फिर कोलिकर जो है ये भी इंपॉर्टेंट, देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इस टेबल के अंदर, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको छांटने भी आना चाहिए। मैं सारा नहीं पढ़ाने वाला, कुछ कुछ ही पढ़ाने वाला हूँ इसमें से, तो आपको छांटना भी आना चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। सारी टेबल ऐसे मैं खूब सारी टेबल दी है मैंने आपको, है ना, आपके नोट्स बनाए थे मैंने खूब सारी टेबल, अभी आपको इसके बाद भी बहुत सारी टेबल देखेंगे आप, लेकिन सब याद नहीं करना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या मान लो कुछ मुझसे छूट जाते और कहीं आप एमसीक्यू देखो तो इसका जवाब आपको सीधा इस वीडियो को दोबारा देखने से आपको मिल जाएगा। तो आप इसके लिए मैं टेबल लाया। तो कोलिकर जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी की थी और सार्कोसोम नाम दिया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो लिख दिया। कहाँ देखा था? तो मसल्स में 1888 के अंदर, है ना बेटा, वहां से आइसोलेट किया था। फिर मेंडल है, मेंडल तो इंपॉर्टेंट है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अलग से भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, है ना, हेरिडिटी के प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। और फिर हैकल भी है थोड़ा सा, क्यों, इसने प्लास्टिशियन नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो अगले स्टाइल के अंदर देखो बेटा, एक चीज और ध्यान, स्ट्रेसबर्गर को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो मोस्ट है, ये तो मोस्ट स्ट्रेसबर्गर को तो याद करना है, ये वेरी गुड। एक चीज ध्यान देना बेटा, मैंने आपका सिलेबस जो है उसका भी डिटेल एक वीडियो बनाया है, तो आप कुछ भी पढ़ने से पहले, चाहे मेरे वीडियो से पढ़े या कहीं से भी बुक से कहीं से भी पढ़े, पर एक बार सिलेबस डिटेल में देखना। उसके लिए मेरा वो वीडियो एक बार डिटेल में आप देखो। आपके आरपीएससी का जो प्लेलिस्ट है, हमारे ही जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल के अंदर जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएससी, जिसमें कि ये वीडियो भी उसी में है। तो उस प्लेलिस्ट में जो शुरुआत में ही जो है आपका आरपीएससी सिलेबस का जो है इंट्रोडक्शन करके एक वीडियो है, वो आप जरूर देखें। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। स्ट्रेसबर्गर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसबर्गर के तो सारे काम आपको याद होने ही चाहिए, है ना। इन्होंने जो है एक तो माइटोसिस डिस्क्राइब किया था, देखो माइटोसिस डिस्क्राइब किया था स्ट्रेसबर्गर ने, माइटोसिस इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके साथ ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म भी इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने, ठीक है। और जो डबल फर्टिलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो भी इन्होंने ही बताया था। स्ट्रेसबर्गर में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो भी इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था एंजियोस्पर्म का। देखो क्या क्या था, माइटोसिस का डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया था माइटोसिस को, उसके साथ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म देती स्ट्रेसबर्गर ने, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब किसने किया था? स्ट्रेसबर्गर ने। तो ये थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। बाकी जो बेंडन है उसने सेंट्रल बताया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके रुका, माइटोसिस जो है, जो टर्म है फ्लेमिंग ने दिया था, वो भी ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो, है ना बेटा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। हाँ, जो सचिन पर है, इसने क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सिंपल, क्योंकि इन्होंने टर्म दिया था क्लोरोप्लास्ट,
और मेयर जो है सेंसिबल मेयर, इन्होंने थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह बताया था इन्होंने, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाए। हाँ, बोवेरी भी इंपॉर्टेंट है, बोवेरी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बोवेरी है, वोल्डर है, अल्टमान है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों बोवेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? सेंट्रोसोम के कारण। ठीक है बेटा। और जो ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रोमोसोम का इंट्रोड्यूस दिया था, और इन्होंने जो अल्टमान वगैरह है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इनका काम जो है इंपॉर्टेंट है, अल्टमान का भी। ठीक है ना, अल्टमान का भी काम माइटोकॉन्ड्रिया पे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी नाम आपको याद रखना ही है अल्टमान का। ठीक है, हर्टविग, ठीक है चलेगा। हाँ, बेंडा, कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? बेंडा ने, याद रखना है ना बेटा। केमिलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, आपको याद रखना ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रसबर्गर दोबारा आ गया है ना। प्लाज्मोडेस्माटा सब भी इसीने दिया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और मियोसिस, हाँ ये भी कॉइन द टर्म मियोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्मर एंड मूरे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। कॉइन द टर्म मियोसिस फॉर द रिडक्शन सेल, किसने दिया था मियोसिस? फार्मर एंड मूरे ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें आपके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। हिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है ही है बेटा, पढ़ेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, आप और अगले का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए आप। देखो बेटा, समझना इस चीज को, ये जो कोरियन है ना, कोरी वाला, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोरियन कोरी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही क्या कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने स्टडी की थी ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म की, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म की, और इसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो है, पोर्टर उन्होंने डिस्कवर किया था। ये थोड़ा मोस्ट है, याद रखना आपको, थोड़ा सा मोस्ट है। ठीक है, ये पोर्टर है, कोरी एंड कोरी जो है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात भी आप याद करना चाहते हैं, इनके नाम भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ड्यूए की बात करें। इन्होंने क्या किया था, जो लाइसोजाइम्स उसको आइसोलेट किया था, और उसको जो टर्म जो था लाइसोसोम, ये भी इन्होंने आइसोलेटेड लाइसोसोम एंड आइडेंटिफाइड देयर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज इन 1955 एंड कॉइन्ड द टर्म ऑफ लाइसोसोम। डीडीओ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाइसोसोम को आइसोलेटेड भी किया था, इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई किया था लाइसोसोम के, उसके साथ साथ लाइसोसोम जो है टर्म भी दिया था सीडीडीओ ने। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीडीओ, तो इसको तो आपको याद करना ही है। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड क्वांटासोम इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटासोम जो है, उसकी डिस्कवरी, ये साइंटिस्ट जो है, इनके नाम भी मोस्ट है ना बेटा। हाँ, ये केल्विन तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, केल्विन के नाम पे तो केल्विन साइकिल दे रखा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। ठीक है, फिर इसकी इनकी बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड इंपॉर्टेंट हैं, याद होना ही चाहिए। डीडीयूए की बात करें तो इन्होंने टर्म दिया था पेरोक्सिसोम, इंपॉर्टेंट है ना बेटा। और कैटालिटिक एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोबॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है पेरोक्सिसोम क्या काम करता है, जो एजिंग होता है उसको रोकने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है। सिंगर एंड निकोलसन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकोलसन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया था इसलिए ना बेटा। लाइऑक्सिसोम का टर्म भी दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए फटाफट। हाँ अब सुनिए, अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझिए इसको। देखो बेटा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज इन सेल बायोलॉजी, उसकी अगर बात करें, एक टेबल है, रेफरेंस दिया हुआ, कहाँ से हमने ली हुई है, वहाँ रेफरेंस है। तो देखो मीटर, 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर अगर मिलीमीटर की बात करें तो 1000 मिलीमीटर होता है, या 10 की घात 3 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। और अगर माइक्रोमीटर की बात करें 1 मीटर के अंदर तो 10⁻6 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं, 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं, और 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं 1 मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे, 10 की घात 3, कितने माइक्रोमीटर होंगे, 10 की घात 6, कितने नैनोमीटर होंगे, 10 की घात 9, और कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, 10 की घात 10। अब अगर उसकी उल्टी बात करें कि एक एंगस्ट्रॉन के अंदर, एक एंगस्ट्रॉन के अंदर कितने मीटर होंगे, तो एक एंगस्ट्रॉन के अंदर 10 की घात -10 मीटर होंगे। एक एंगस्ट्रॉन के अंदर, 1 मीटर के अंदर कितने एंगस्ट्रॉन, 10 की घात 10, और एक एंगस्ट्रॉन के अंदर कितने मीटर, 10 की घात -10। बात समझ रही, एक एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 10⁻10, और एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, सॉरी, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर। और एक माइक्रोमीटर की बात करें, एक माइक्रोमीटर, अगर एक माइक्रोमीटर की बराबर की बात करें तो 10 की घात -6 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, ध्यान रखना। और एक मिलीमीटर के बराबर बात करें, एक मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, एक मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर। तो अगर जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि 4 एंगस्ट्रॉन, 4 एंगस्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ 4 × 10⁻10 मीटर। 4 एंगस्ट्रॉन मीटर लिखा हुआ है या फिर 4 एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ है तो 4 × 10 की घात -10 मीटर। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपके पास लिखा हुआ मिला आपको कहीं पर कि 3 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 3 × 10 की घात -6 मीटर, ठीक है। और अगर आपके पास लिखा हुआ मिल गया 5 मीटर, इसको बदलना है नैनोमीटर में, 5 मीटर को किस में बदलना है, नैनोमीटर में, तो 5 × 10 की घात 9 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? 5 × 10 की घात 9 नैनोमीटर। अगर आपके पास 7 मीटर है, इसको एंगस्ट्रॉन के अंदर बदलना है, तो 7 मीटर बराबर 7 × 10 की घात 10 मीटर, एंगस्ट्रॉन, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉन। ये तो हुई लेंथ वाली बात। अब हुई अगर वेट की बात करें, वेट की बात करें तो 1 ग्राम के बराबर होती 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम या 10 की घात 3 मिलीग्राम, और 10 की घात 6 माइक्रोग्राम, 10 की घात 9 नैनोग्राम, 10 की घात 12 पिकोग्राम। 1 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम के बराबर कितने पिकोग्राम होंगे, 10 की घात 12। 1 ग्राम के बराबर 10 की घात 12 पिकोग्राम, और 1 पिकोग्राम के बराबर कितना ग्राम होगा, 1 पिकोग्राम के बराबर 10 की घात -12 ग्राम होंगे, 1 पिकोग्राम बराबर 10 की घात -12 ग्राम होंगे। वापस उल्टा, एक नैनोग्राम की बात करें, 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर, यहां लिख देते हैं, 1 ग्राम बराबर 10 की घात 9 नैनोग्राम, और 1 नैनोग्राम बराबर 10 की घात -9 ग्राम, उल्टा ये, ठीक है। और 1 माइक्रोग्राम, तो देखो 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर 10 की घात 6 माइक्रोग्राम, सर्कल लिख दिया माइक्रोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम बराबर 10 की घात 6 माइक्रोग्राम, और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात -6 ग्राम, 10 की घात -6 ग्राम, ठीक है बेटा। ऐसे कैसे 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात -3 ग्राम, ध्यान रखना। इस टेबल का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आराम से रखना,
क्योंकि ये यूनिट बहुत आने वाली हैं, आपके पेपर में बहुत जगह ये यूनिट आने वाली है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद एक टेबल और ये लेके आया हूं मैं। इस टेबल के अंदर जो है क्या दे रखा है वो समझना। डायमेंशन दे रखा है कि भाई 0.1 mm से या 1.1 mm या 100 माइक्रोमीटर या इससे जो बड़े जो भी होते हैं, इस सबका जो बायोलॉजिकल फील्ड जो होता है स्टडी का वो एनाटॉमी वाला होता है। और इस लेवल इस जो डायमेंशन वाला जो होते हैं नॉर्मली वो ऑर्गन होते हैं, ये नॉर्मली आई या सिंपल लेंस से दिखाई दे जाते हैं। फिर 100 माइक्रोमीटर या से 10 माइक्रोमीटर तक जो जो साइज कम होती जाती है, ये हिस्टोलॉजी टिश्यू होते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। ये टिश्यू होते हैं, स्ट्रक्चर टिश्यू स्ट्रक्चर होता है। और नॉर्मली जो है आपको लाइट माइक्रोस्कोप है या एक्सरे माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 10 माइक्रोस्कोप से 0.2 माइक्रोमीटर तक 10 माइक्रोमीटर सॉरी 10 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक अगर चला जाए तो सेल बायोलॉजी फील्ड कहा जाता है। सेल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये भी सिंपल कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप एक्सरे माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। 200 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक या उससे भी स्मॉलर जो 10 एंगस्ट्रॉन लगभग 10 एंगस्ट्रॉन तक या 1 नैनोमीटर तक की अगर बात करें तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर या मोलिकुलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर 200 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर है तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, वैसे भी ज्यादा नीचे आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। और इनका जो ये सेल कंपोनेंट्स वायरस या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वगैरह होते हैं, इनका स्टडी के लिए हम पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं या एक्सरे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है कि आपको इन सब का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे जो सेल बायोलॉजी है इसका अदर बायोलॉजिकल साइंस से इनका क्या रिलेशन होता है। सेल बायोलॉजी का रिलेशन विद अदर बायोलॉजिकल साइंस। द सेल बायोलॉजी हैज हेल्प्ड द बायोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड वेरियस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ एक्टिविटी। तो लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी उनको समझने में बहुत हेल्प करते हैं। किस किस चीज को समझने में हेल्प करती हैं ये? नंबर 1 मेटाबॉलिज्म्स, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 डिफरेंशिएशन विभेदन, हेरिडिटी आनुवंशिकी एंड इवोल्यूशन विकास कैसे हुआ। इन सबको किसका इन सबकी जो स्टडी है सेल बायोलॉजी में देखें तो इन सबकी स्टडी जो है सेलुलर लेवल पर करेंगे। किस लेवल पर करेंगे? सेलुलर एंड मोलिकुलर लेवल पर इन सबकी स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी की हेल्प से। लेवल पर देखो सेल बायोलॉजी की हेल्प से अपन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन इन सब की सेलुलर मोलिकुलर लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि इनको आसान और करके सेल इनको आसानी से समझ सकते हैं। ड्यू टू इट्स वाइड एप्लीकेशन इट वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में न्यू हाइब्रिड बायोलॉजिकल साइंस है स्प्रिंग अप। कौन कौन सी साइंस की नई शाखा बनती है इनके सेल बायोलॉजी के साथ अध्ययन करने से? सबसे पहले बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो देखो टैक्सोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, समान समान को साथ रखते हैं, असमान को अलग करते हैं, समान समान का ग्रुप बनाते हैं, असमान को अलग ग्रुप पर रखते हैं। ठीक है ना? तो अब हम किस आधार पर समान और किस आधार पर अलग अलग रखेंगे? तो हम क्या करेंगे, तो जो सेल है चलो सुन, टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे हम। टैक्सोनॉमी होती क्या वो समझना आप लोग। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, समान को साथ में रखते हैं, असमान को अलग करते हैं। समान को साथ में रखेंगे, असमान को अलग रखेंगे, ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिमिलरिटी वाला को साथ रखेंगे। तो अब साइटोलॉजी से हम क्या करेंगे, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, जिसके अंतर्गत सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स।
तो हम क्या करेंगे, किन में कितने जीन समान है, कितने जीन असमान है, उन जीन के आधार पर हम क्या करेंगे, उन जीन के जीनों के बीच में समानता या असमानता जीनों की स्टडी करेंगे साइटोलॉजी के अंतर्गत। उनके बीच में समानता असमानता के आधार पर अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं टैक्सोनॉमी में। तो विज्ञान की वह शाखा या टैक्सोनॉमी के अंदर अगर साइटोलॉजी का यूज किया जाए, टैक्सोनॉमी के अंदर अगर साइटोलॉजी का यूज किया जाए, तो जो सब्जेक्ट बनता है नया, उसे बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। किस क्या यूज बोलेंगे उसको, cytotaxonomy. Each plant and animal species has a defined number of chromosomes in its cell, and the chromosome of the individuals of a species resemble closely with another in shape and size. जो एक ही स्पीशीज के जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ही समानता दर्शाते हैं दूसरी स्पीशीज के साथ। तो उनमें जो समानता और असमानता के आधार पर हम अलग अलग ग्रुप बांट सकते हैं, और जो जो समानता से असमानता बढ़ती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस जीव से इस जीव का विकास हुआ होगा कि उसमें इतने परसेंट ये देखो ये वाले जीन सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे इसमें चेंजेस हुआ। इस ढंग से साइटोटैक्सोनॉमी हम पढ़ सकते हैं। इस ढंग से साइटोटैक्सोनॉमी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। These characteristics of the chromosome help a taxonomist in determine the taxonomical position of a species. समझ में आ रही है? Further, cell biology furnishes strong support to the manner of origin of certain taxonomy unit. Therefore, the cytotaxonomy can be defined as a cytological science which provides cytological support to the taxonomical position of any species. अब देखो cytotaxonomy की definition क्या आ रहा है? Can be defined as कैसे करेंगे? A cytological science which provides cytological support to the taxonomy position ऑफ एनी स्पीशीज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नंबर 2 की, बात करें साइटोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो कि हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में साइटोलॉजी मिक्स करके अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही डिटेल में समझ में आएगी। साइटोजेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सेल बायोलॉजी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द साइटोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड म्यूटेशन, फाइलोजेनी, मॉर्फोजेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स जो है किस किस कौन कौन से बेस लेते हैं, हेरिडिटी लेते हैं, वेरिएशन, म्यूटेशन, फाइलोजेनी, मॉर्फोजेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द विजमेंस जर्म प्लाज्म थ्योरी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन could be well understood only after the application of cytological concept of the genetics। अगर आपको सेल नहीं पता तो जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। सेल का डिटेल में सेल स्टडी करने के बाद ही आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी। तो जो जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी का मिक्स जो सब्जेक्ट बनता है उनको क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आती है सेल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की स्टडी करना तो पहले सेल का आराम से अध्ययन करेंगे, फिर सेल के अध्ययन के बाद फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, इजीली समझ में आएगा फिजियोलॉजी, है ना। तो द सेल फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। देखो सेल फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या है, लाइफ कौन कौन सी लाइफ एक्टिविटीज के अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। आपने न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन कैसे हुआ उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद किस किस का अध्ययन करेंगे, मेटाबॉलिज्म्स, पाचन कैसे हो रहा, उपापचय की क्रिया कैसी हो रही, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, है ना, एक्सिटेबिलिटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नंबर 3 ये रही एक्सिटेबिलिटी, ग्रोथ, नंबर 4 ग्रोथ, वृद्धि कैसे होगी, रिप्रोडक्शन, जनन कैसा होगा, और सेल डिवीजन कैसे होंगे, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, इन सब का स्टडी करेंगे। द सेल फिजियोलॉजी has helped in understanding various complicated physiological activities at cellular level। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल का अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, और साइटोलॉजी के अंदर वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहाँ है, उनकी कहाँ स्टडी करना बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो द साइटोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी, दैट ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी विच डील विथ द, इसके साथ डील्स करती हैं केमिकल एंड फिजियोकेमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग मैटर। केमिकल एंड फिजियोकेमिकल जो एनालिसिस होता है उसके साथ डील करती है साइटोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, द साइटोकेमिकल एनालिसिस हैज रिलेटेड द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इन द सेल। ठीक है, फिर आ जाती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आप जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दीज आर द मोस्ट मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सबसे मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की, इन विच बी द मर्जिंग ऑफ साइटोलॉजी विद बायोकेमिस्ट्री। साइटोलॉजी के साथ किस किस चीज का मर्ज करेंगे, देखो इसके अंदर किस किस चीज का मर्ज करेंगे साइटोलॉजी के साथ। साइटोलॉजी है ही है, एक तो होगी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोकेमिस्ट्री,
एंड स्पेशली मैक्रोमोलिकुलर एंड कोलोइडल केमिस्ट्री। ठीक है, इन सबका मर्ज करके पढ़ेंगे। साइटोलॉजी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, फिजियोकेमिस्ट्री एंड मैक्रोमोलिकुल एंड कोलोइडल केमिस्ट्री को मर्ज करके पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ द सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो अल्ट्रा सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का जो नॉलेज जो होता है इज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट बिकॉज partially all the function and physiochemical transformation take place with the molecular architecture of the cell and its molecular। भाई सेल का आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता है कि कौन से मोलिक्यूल कैसे जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जब आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता है तो ये मोलिक्यूल कैसे काम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, लिपिड्स का क्या हो रहा है सेल के अंदर, वो सब हमें पता चल जाएगा जब हमें उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता होगा। लिपिड कहाँ जाके क्या कर रहा है, कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब पता चल जाएगा, है ना बेटा। तो इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। द रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी सच एज द डिस्कवरी ऑफ मोलिकुलर मॉडल ऑफ डीएनए, जो वाटसन और क्रिक ने बताया था ना बेटा, है ना। वाटसन एंड क्रिक इन 1953 मोलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक मैकेनिज्म, जेनेटिक कोड एटसेट्रा हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी एंड बायोलॉजी। बेटा अगर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जो ब्रांचेज है ये समझ में नहीं आई तो आपको लोड नहीं लेना है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले, तो एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? एक इंट्रोडक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आया लोड नहीं लेना है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाला है। साइटोपैथोलॉजी, जहाँ साइटोलॉजी और पैथोलॉजी शब्द दोनों को मिला दिया जाता है सब्जेक्ट को, है ना। पैथोलॉजी साइटोलॉजी का अध्ययन और पैथोलॉजी दोनों मिला तो इजिली हमें पैथोलॉजी समझ में आ जाएगा, है बेटा। So the application of molecular biology to pathology science, pathological science has helped to understand various human disease of molecular level। पैथोलॉजी में जो डिजीज हैं उन डिजीज को अगर हम कैसे हो रही समझना, सेल को भी पढ़ लिया, सेल में कहाँ वो पैथोजन जाता है, कैसे वो अपना इफेक्ट फैलाता है, कैसे वो उस इफेक्ट को कम करके उसको मारा जा सकता है, उन सबको दोनों को मिला के जब हम स्टडी सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगी उस स्टडी को। तो हमने जो एक नया सब्जेक्ट बनाया जाए पैथोलॉजी और साइटोलॉजी को साथ साथ पढ़े, उसे बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फिर आती है साइटोइकोलॉजी। अब इकोलॉजी सब्जेक्ट, द साइटोइकोलॉजी इज द साइंस in which one study of effect of ecology change on the chromosome number of the cell। जो इकोलॉजिकल में जो चेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम का नंबर और सेल के अंदर क्या चेंज हो रहा है उनका इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, तो अच्छा सा सब्जेक्ट है, बात समझ में आई। तो ये हमने जो है आज सेल बायोलॉजी से संबंधित काफी चीज देखी। हमने सेल क्या बायोलॉजी क्या देखा, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस देखा, उसके बाद सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थ्योरी देखी, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी जिसमें रॉबर्ट विर्चो आ गया था, ठीक है, वो देखा हमने। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, लिविंग सेल ल्यूवन हॉक ने देखा था, वो सब चीज हमने देखी। उसके बाद में जो है हमने लास्ट में आते आते जो है हमने सेल साइटोलॉजी की अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या क्या रिलेशन है वो सारे हमने डिटेल में स्टडी की। अब जो है हम अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगा, उसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल रहेगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से हमारी जो है डिटेल स्टडी स्टार्ट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इससे पहले तो इंट्रोडक्टरी स्टडी है जो लगभग आप जानते हो, और हालांकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारा आता है। ऐसा नहीं कि अगर पेपर के हिसाब से देखे तो ये सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है सारे वीडियोस, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो आपको चूंकि ये तो पता है, आपने 11th 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक चीज है, ये आपको आती है, लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से भी आएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से सब बराबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आता है इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उससे आगे के जो वीडियो होंगे वो हमारे बहुत डिटेल में रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपसे यही है, आशा करते हैं कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखे सर अच्छा लिखा, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लिखे सर ये प्रॉब्लम है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और हमारे एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनेगा तो हम भी ग्रुप के साथ पढ़ेंगे। आप देखोगे हमारे वीडियो पे कम ही व्यू आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी नया ही चैनल बनाया है, ज़्यादा लोगों से संपर्क में नहीं है। आप लोगों के जरिए ही हमारा ग्रुप बनेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी सर्कल शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।